हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी एसएससी। आज हम इस वीडियो में हरियाणा सीईटी के लिए पीओआई का एनालाइज कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने 2022 में जो सीईटी हुआ था 6 नवंबर को उसके फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर लिया है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो पीओआई की होती है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते ही हैं। इसमें हम क्वेश्चन देखते नहीं चल रहे हैं, बल्कि जो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देखते हुए चल रहे हैं, जिससे हमारी और अच्छे से पीओआई हो जाए। जो हमारे आने वाले जो 2025 सीईटी होने वाला है उसमें जो हमें बेनिफिट दे सके। तो चलो अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने इसमें हरियाणा जी के और जीएस दोनों को पीओआई के एनालाइज कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट वीड पहले इसमें जी के जो पहला क्वेश्चन शुरू हुआ है इस पेपर में 46 क्वेश्चन से शुरू हुआ वो। तो अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दीन बंधु छोटूराम पावर प्लांट इस जिले में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट इज लोकेटेड इन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यमुनानगर में है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन की कोई ज़रूरत है नहीं, और इसमें डिस्कशन क्या भी करेंगे। तो बस यही है कि पावर प्लांट के बारे में पूछा है, कहाँ स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है हरियाणा की राजधानी। तो ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चंडीगढ़। थर्ड क्वेश्चन है नरनारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। नरनारायण केव इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो इसमें भी ये भी यमुनानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच रिवर बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ फ्लड इन अम्बाड़ा एंड कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो ये इसका है मारकंडा रिवर। मारकंडा जो रिवर है ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है और इसको एंशंट एरा में प्राचीन काल में इसको अरोना के नाम से कहा बोलते थे, इसको अरोना कहते थे इसको। ठीक है जी। और जो नेक्स्ट है राक्षी नदी। राक्षी नदी है ये यमुनानगर में। ये यमुनानगर में चौतांग रिवर है जो उसमें जाके मिल जाती है। ये इसमें मिल जाती जाके, इसमें मर्ज हो जाती जाके। और जो टांगरी रिवर है ये इसको डांगरी भी बोला जाता है, और ये भी घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है हाकरा। जो हाकरा रिवर है इसको पाकिस्तान में जो घग्गर है उसी को ही हाकरा बोला जाता है, लेकिन घग्गर इसको इंडिया में बोला जाता है, पाकिस्तान में इसको हाकरा बोला जाता है। सेम ही दोनों रिवर का बस नाम अलग है, रिवर एक ही है ये। तो इसमें हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम कौन सा राज्य स्थित है। कौन सा राज्य है, तो ये है राजस्थान। तो अब एक मैप बना के हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये पूछा हमसे ये वाला। तो अगर हरियाणा का अगर पड़ोसी अगर स्टेट देखे जाए तो यहाँ पंजाब है, यहाँ यूपी, यहाँ दिल्ली आ जाएगा। तो यहाँ राजस्थान है। तो इसमें पूछा गया कि पश्चिम दक्षिण पश्चिम, तो राजस्थान ही आएगा इसमें। ठीक है जी। और यहाँ पे उत्तराखंड उत्तराखंड भी है। बाकी जो हमारी वीडियो है स्पेसिफिक हरियाणा के जीके की, उसमें हम अच्छे से देखेंगे इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के 30 लड़ाई मराठा शासकों एवं किसके बीच लड़ी गई थी। तो ये अहमद शाह अब्दाली के और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी ये 1761 में हुई थी ये। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ जो जो और दो लड़ाई हैं पानीपत में वो भी हम देख लेते हैं। पहली लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 में हुई थी ये, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोधी हार गया था। यहीं से फिर मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी।
और यहाँ दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी, सल्तनत खत्म हो गई थी यहाँ पे। और जो ये फर्स्ट लड़ाई है, ये सेकंड थी, ये हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, ये हुई थी 1556 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें अगर तीसरे पूछ लिए तो पहले ये दूसरे पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा बताते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो इसमें बहुधन्य कहा गया है। बहुधन्य का मतलब है अत्यधिक धन की, अत्यधिक धन की भूमि। इन द महाभारत हरियाणा हैज बीन कॉल्ड, ये बहुधन्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? व्हाट इज द फरगल इन द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ हरियाणा? तो ये बच्चों का टॉप है, ये जिसको सर्दी में पहनते हैं, ये फुलकारी जो पंजाब पहन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फॉर द वुमेन इन हरियाणा विच इज गिवन टू ए ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज? तो ये दीमच, दीमच है, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ है नहीं, तो याद करना पड़ेगा सीधा ही, दीमच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? इसके हैं चौधरी छोटू राम। ठीक है, इस संस्थापक इनके यही हैं, और ये सतलुज नदी पर है ये सर छोटू राम 1944 में इसमें साइन किया गया, तब ये रेवेन्यू, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें रेवेन्यू ऑफिसर थे, सॉरी रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो हु इज द फाउंडर भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट? तो सर छोटू राम है इसका। 56, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था? तो इसमें हिमाचल प्रदेश था ये। तो ये पूछा था ये 2020 में, तो अब 2025 में, अब देखते हैं 2025 में कौन सा हुआ था। तो 2025 में ये हुआ था 7 फेब से 23 फरवरी के बीच में ये हुआ था। इसके जो स्टेट थे, थीम स्टेट थे, इसमें थे उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इसमें स्टेट पूछ लिया तो कंट्री भी तो पूछ सकते हैं, तो कंट्री इसमें उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज which among the following was the theme state in the 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020 फरीदाबाद? तो इसमें हिमाचल है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें ऑलरेडी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई? वेयर इज हरियाणा इज द फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन सेट अप? तो ये पिंजौर में, पंचकुला, ये पिंजौर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आर्चरी, आर्चरी है, इसको तीरंदाजी बोलते हैं। तीरंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये केरू भिवानी में स्थित है। और ये जो है IUCN की जो रेड लिस्ट, जो रेड बुक डाटा उसकी जो निकालता है, उसमें लिस्ट कंसर्न है।
तो इसमें एक्स्ट्रा एक ऊपर वाला क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा जो चीज़ बतानी थी, जो ये 2022 में जो 2024 में जो पेरिस में पैरा ओलंपिक हुए थे, तो इसी इसी जो एक हरविंदर सिंह है, इन्होंने ही यहाँ पे गोल्ड जीता था। पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे जो, तो इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में भी, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अब जो 2024 में है पेरिस में जो हुआ है, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता, तो इस टाइम में तो ये भी न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? विच ईयर वाज डिक्लेयर एज द गर्ल चाइल्ड ईयर इन हरियाणा? तो ये 2006 है। ये किसके लिए? चाइल्ड सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था ये, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणवी, एक हिंदी का क्वेश्चन था, ये बीच में आ गया तो मैं फिर इसको देखते चलेंगे एक बार, कोई नहीं। हरियाणा लोकगीति तावड़ा से बावड़ा का अर्थ है? विच द मीनिंग ऑफ द हरियाणी प्रोवर्ब तावड़ा से बावला? इस द उतावले व्यक्तियों का विवेक शून्य हो जाता, उतावले व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। द हैस्टी पर्सन डिस्क्रिशन बिकम जीरो। इसका ए पहला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो ये बबीता फोगाट इसमें है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम 2018? तो बबीता फोगाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता? इंग्लिश पढ़ते हैं। अमोंग द फॉलोइंग प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा हु वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो 2020 पैरालंपिक? इसमें सुमित अंतिल है, इसमें सुमित अंतिल ने जीता था इसमें। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है। अब जो इस साल की जो करंट होगी वो हम अपने जो इस PY की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम कराएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? तो यह है इसका सेकंड क्वेश्चन, उदय भानु हंस हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी बेस्ट अवार्ड विद द टाइटल ऑफ स्टेट पोएट इन हरियाणा? तो उदय भानु हंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ द गीता डिस्क्राइब्स कुरुक्षेत्र एज, तो इसको धर्म क्षेत्र इसके रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? When the Jatayu Conservation Breeding Center, earlier known as the Vulture Care Center, established? तो ये था जो ये 2001 में बनाया गया था, पूरी पंचकुला में है ये। पिंजौर में। और जो ये प्रजनन केंद्र है, ये वीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिचुएटेड है ये, इसमें है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? तो ये 19
1977 1977 में विच ईयर वाज द नंबर ऑफ सीट इन द हरियाणा विधानसभा इंक्रीज टू 90। ये 1977 है, ये 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक राज्यों के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू पर्पज। तो ये इसको 6 भागों में बांटा गया है, सॉरी 6 जो हाँ डिवीजन में बांटा गया। तो इसमें 6 जो डिवीजन एक बार उसको देख लेते हैं। पहले अम्बाड़ा, रोहतक, नेक्स्ट है गुरुग्राम, हिसार, करनाल और लास्ट है फरीदाबाद। क्योंकि इस साल अगर ये पूछ लिया है, लास्ट ईयर अगर ये पूछा है लास्ट टाइम, तो अभी ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये हमें एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा चीज़ हम करके चलनी है, उनसे एग्जामर से एक कदम आगे चलना है। कि वो अगर आगे इसमें एक स्टेप आगे बढ़ता है तो हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसमें ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ? तो ये सबको पता, कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन है 17, भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य था? तो ये 18वां है, टाइम पे 18वां था 2011 में। तो इस टाइम पे जो हरियाणा की जो पॉपुलेशन थी वो 2,53,00,000 थी। और इसमें सबसे बड़ा जो स्टेट था वो यूपी था, उनकी थी 19,96,00,000। और सबसे कम था सिक्किम, 60,07,688। तो ये सबसे कम इसमें थे, सबसे ज़्यादा यूपी में थी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो जनगणना की जाती है गृह मंत्रालय के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय है वो कराता है। और जो सबसे पहले जो शुरू की गई थी पहली बार जब ये ब्रिटिश टाइम पे शुरू हुआ था, 1872 में शुरू हुआ था। और कंप्लीट जो यहाँ से शुरू हुआ वो 1881 से कंटिन्यू चल रहा अभी। और ये अब तक 15 बार की जा चुकी है। 15 बार अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आए अगले बार की कितने बार अब तक जनगणना हो चुकी है, तो 15 बार अब तक जनगणना हो चुकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI क्या है? व्हाट इज द GUI? GUI है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मॉडरेटली रिएक्टिव? इसमें है आयरन। ठीक है जी। और एल्यूमिनियम और कैल्शियम है जो ये है हाईली रिएक्टिव। और ये जो पोटेशियम है ये मोस्टली रिएक्टिव है। और इसमें एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जो मध्यम अभिक्रियाशील है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, इसमें और कौन कौन सी? एक तो जिंक आएगा, आयरन के साथ में एक जिंक है, एक लेड है, सीसा, और तीसरा कॉपर। एक लास्ट टाइम अगर आयरन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है? सही पूछा तो ये पहली स्टेटमेंट है, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ जाता है। दूसरी, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान में कोई बदलाव नहीं आता। तीसरा, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट एट मेटलिंग पॉइंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। बी है द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट at melting point does not change the temperature of the solid। थर्ड है द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट एट मेल्टिंग पॉइंट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो इसमें जो आंसर है ये पहला इसमें गलत है, जिसमें कह रहा है कि गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति में ठोस का तापमान बढ़ जाता है। नहीं, ये तापमान बढ़ता नहीं है, ये गलत है। तो पहला गलत है, बाकी दोनों ठीक हैं, बी और सी ठीक है। तो हमारा आंसर होगा डी 4। ठीक है जी, बी और सी इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य में सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता। इंग्लिश पढ़ते हैं। विच स्टेट वॉन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड इन 68th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। तो ये जीता था मध्य प्रदेश ने। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न मिनी रत्न भारत में किसके वर्गीकरण है। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं जो, ये उनके लिए हैं। महारत्न नवरत्न सब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए की जाती है। इसमें पर्टिकुलर होता है कि कितना रेवेन्यू है, कितना उनका नेट प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से है। इकोनॉमी के क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। 91। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पर पुलिस समन्वय में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है। What is the name of international organization which facilitates cross-border police cooperation to combat international crime। ये इंटरपोल है। इंटरपोल के साथ हमारे जो CBI है, NI है, इनके साथ ये मिलकर ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एंथ्रासाइट क्या है। व्हाट इज द एंथ्रासाइट। 4 स्टेट में दे रखी है। ये सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। दूसरा, ये वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। नेक्स्ट, ये है निम्न कोटि वाला भूरक कोयला है। यह मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का एक रूप है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। इट इज़ द लो ग्रेड brown coal। It is a form of coal which is soft with high moisture content। तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ जान लेते हैं। जो एंथ्रासाइट है, ये सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। सबसे अच्छा कोल यही होता है जो हमारे पास सबसे कम है, और ये बस हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलता है। 4 टाइप के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इसमें जो इनको जो कैटेगरी है, जो मतलब किस 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 बेस पे इनको अच्छा कहते हैं, कौन सबसे अच्छा है कि इसमें 80 to 90% कार्बन होता है इसमें। और इसमें जो है 70 से 80, इसमें 50 से 70, और इसमें पीट में जो है 40% से भी कम इसमें कार्बन कंटेंट होता है। तो इसके हिसाब से ही इसमें इनका जो गुणवत्ता मापी जाती है। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है वो गोंडवाना, जो हमारा जो ये झारखंड, उड़ीसा, ये जो रीजन है, यहाँ पे इस मार बिटुमिनस हमारे पास सब ज़्यादा है, कौन मिलता है इंडिया में। बाकी जो हमारी ज्योग्राफी वीडियो आएगी मिनरल्स वाली, उसमें हम विविध मैपिंग के साथ ये चीज़ें कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा का नाम पड़ा। विच आर्ट फॉर्म ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ द कैरेक्टर सीता फ्रॉम द फेमस एपिक रामायण।
तो इसमें है मिथिला, इसको मधुबनी भी बोलते हैं, मिथिला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सॉफ्टवेयर के नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम से के सही रख रखाव तथा संरूपण के लिए उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सिस्टम ऑफ सिस्टम यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है क्योंकि इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ये फिजिकल कीबोर्ड से तेज है, ये छोटी स्क्रीन के लिए उचित है, ये प्रयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक है, ये उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड्स और ऑनलाइन keyboards are commonly provided by internet banking websites because they are faster than physical keyboard. They can easily fit on small screens. They are convenient to the user. They allow user to type passwords securely. इसका जो आंसर होगा ये इसमें ये है, ये प्रयोगकर्ताओं को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायता करता है। दे अलाउ यूजर टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, नेटवर्क के एकल सदस्य मेंबर व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। दूसरा, केवल स्वामी ही ब्लॉक के निजी डाटा जानकारी तक पहुंच सकता है। तीसरा, ब्लॉक डाटा का एक सुरक्षित टुकड़ा हो सकता है। चौथा है, हर एक ब्लॉक में कुछ डाटा है जिसे जिसे इसका हेडर कहा जाता है और यह अन्य सभी नोड्स को दिखाई देता है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज पॉसिबल फॉर ए सिंगल मेंबर of the network to make change or alternate data. Only the owner has access to the private data of the block. A block can be squared chunk of data. Each block has some data called its header, which is visible to every other nodes. इसके जो 5 स्टेटमेंट है वो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि सबको पता है कि नॉट अटेम्प्टेड, तो ये पढ़ने का फायदा है नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें नोट पूछा हुआ है, नोट जिसमें है जो पहला क्वेश्चन पहले इसमें गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि नेटवर्क के एक सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है नहीं, यही गलत है, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें एक आदमी इसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसमें ये है, इसका पहला गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, आपातकालिक उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तक में होने में निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन। तो पहला है इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू पर्सनल लिबर्टीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी। तो इसमें जो आर्टिकल 21 इसको इमरजेंसी के टाइम पे इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी किसी को किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। आर्टिकल 21 और 20 इन दो को नहीं किया जाता, बाकी सब किया जाता है, किसी को किया जा सकता है। इसको जब भी किया जा सकता है जब
सो इसको किसी भी सिचुएशन में नहीं किया जा सकता सस्पेंडेड। ठीक है, तो एक बार इमरजेंसी की थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, इमरजेंसी कौन लगाता है, कैसे लगती है। इमरजेंसी जब किसी वॉर में या फिर इंडिया के इंटरनल में कोई ऐसा स्टेटों के बीच में हो रहा है तो, या फिर जैसे अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने पाकिस्तान स्ट्राइक की थी हमारे 4 स्टेटों में, जैसे उन्होंने स्ट्राइक किए थे, तो उस टाइम पे लग सकता था, लेकिन लगे कैसे, पहले ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर था वो सीधा प्रेसिडेंट को बोल के लगवा सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में चेंज कर दिया है। इसमें अब जो कैबिनेट होगी जो उसमें उसकी लिखित, अगर वो लिख के देगा तो ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी को लगाएगा, ओनली प्राइम मिनिस्टर के कहने पर नहीं लगाएगा। कैबिनेट के लिखित आधार पे ही आपातकाल लग सकती है, जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन लिखित में देंगे तब, ना कि ओनली प्रधानमंत्री के कहने पर ही। ठीक है, बाकी हमारी जो पॉलिटी की वीडियो आएगी उसमें और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इससे अगर और ज़्यादा क्लासीफाई करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज ए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। पहली स्टेटमेंट है इसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी इज विच ओनली मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलरली रिजर्व कैटेगरी कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस। एक constituency is which elections are held following the principles of proportional representation. A constituency is which the voter list consists only of the member of a particular reserved category. Constituency next है a constituency is which only those political parties claiming to represent रिजर्व कैटेगरी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनावों में खड़े हो सकते हैं। दूसरा, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए चुनाव कराए जाते हैं। तीसरा, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मतदाता सूची में केवल एक विशेष आरक्षित क्षेत्र के सदस्यों के नाम होते हैं। नंबर 4, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें जो भी हैं, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो नीचे गलत हैं, इसमें ओनली पहला ठीक है। ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी इज विच ओनली मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस। तो इसमें पहले ठीक है, बाकी दोनों गलत, बाकी और सारे गलत है, पहले ठीक है। तो हमसे ठीक पूछा गया, पहले ठीक है इसमें। नेक्स्ट 99, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। हु टीचिंग एंड स्पीचीज वर posthumously written and compiled by his followers in the from the त्रिपिटका। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धा। ठीक है जी, और ये पाली भाषा में लिखा गया है, ये सारी जो है पाली भाषा में है, पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और बाकी, सॉरी। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु थीम क्या है? इसमें थोड़ा ना इसका ट्रांसलेट थोड़ा गलत कर रखा है। यहाँ लिख रहा पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस, और इंग्लिश में पढ़ते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे फॉर द ईयर 2022। ये अलग है और ये अलग है। एनवायरनमेंट डे मनाई जा जो है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाई जाता है, और जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो 2025 में अब अक्टूबर में जो फर्स्ट मंडे होगा उसको मनाई जाएगा ये। तो इसको जो थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे की 2022 में, तो 2022 के पूछेंगे नहीं, वो अब जो रिसेंटली उनको पूछेंगे। तो इसका है 2025 का
अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, शहरी संकट, शहरी संकट प्रतिक्रिया। चलिए इसका भी देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस का। इसकी थीम तो 2025 के लिए है, वो इसका बेस्ड प्लास्टिक पोल्यूशन। बाकी हमारे जो करंट अफेयर की वीडियो है उसमें हम इसको करा देंगे, बाकी जो अगर क्वेश्चन आ गए तो मैं इसे कराते हुए चल रहा हूँ। इसको हिंदी में बोलेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को हराना, ये बोल सकते हैं हिंदी में। तो बेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसकी थीम ये थी, सॉरी 2025 में ये है। तो पूछ सकते हैं 2022 पूछ रहे, 2025 इस बार पूछ सकते हैं। तो हमें एग्जामर से एक स्टेप आगे चलना। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन था ये, क्योंकि जो ये अलग क्वेश्चन पूछ, ये मैथ में था, ये मैथ वाला पोर्सन है, तो वहाँ से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लगे यहाँ लगा दिया है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। यू आर ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, देयर ए इज रिसेशन इन द इकोनॉमिक ऑफ दैट कंट्री, व्हाट बेस्ट एक्शन would you take? First, implement good financial policy to enhance economy of the country. Second, divert the mind of public to other issue. Third, try to borrow money from other country. Fourth, try to get money from international agency. एक हिंदी पढ़ लेते हैं। आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, आप कौन से बेहतर कदम उठाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी नीतियां लागू करेंगे, लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर मोड़ेंगे। तीसरा, अन्य देशों से धन उधार लेने का प्रयत्न करेंगे। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें देखो ये कॉमन सेंस की भी चीज़ें हैं कि अगर मंदी आ रही है तो हाँ, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए अच्छी नीतियां लाएंगे। अच्छी नीतियां, अगर मंदी है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, जिससे जनता के पास पैसा है और वो भी खर्च करें, क्योंकि जब तक खर्च नहीं करेगा तो जो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए सरकार इसमें खर्च करेगी और इसके लिए अच्छी नीति लेके आएंगे, तभी हम जो रिसेशन, जो इन्फ्लेशन है, जो उसको हम रिसेशन है जो उसको तभी हम टैकल कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर है इम्प्लीमेंट गुड फाइनेंशियल पॉलिसी टू इनहेंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारे जो 2022 में जो 6 नवंबर को पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का पेपर था ये। फर्स्ट शिफ्ट को मैंने पहले ही कवर कर लिया था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अपना सजेशन भी देना। अगर इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।